वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक सबको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडिशनल सैम्पल पेपर की, जो कि 2023 रिलीज़ किया है। किसने? सीबीएसई ने रिलीज़ किया हुआ है। इसके पहले एक सैम्पल पेपर ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा, जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ किया था आई थिंक सितंबर अक्टूबर के करीब। आपने अटैम्प्ट भी लिया होगा। आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एडिशनल सैम्पल पेपर के एमसीक्यूज़। जैसा कि हम लोग जो सीरीज़ कवर कर रहे थे उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें कवर की थी, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि ये कम टाइम में अच्छा स्कोर करा देंगे। आपको पता है कि 80 मार्क्स में पासिंग, आपको 26 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी रिटर्न वर्क में, और रिटर्न में अगर आप 18 डायरेक्टली पूरे सही कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि पास होना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। साथ ही साथ के टाइम टेकिंग भी कम होंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे एमसीक्यूज़। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि ये सैम्पल पेपर आखिरकार सीबीएसई ने कहाँ पर रिलीज़ किया हुआ है, आप इसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो एमसीक्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं वो किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। दोनों ही चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, कोई भी, चाहे आप क्रोम ओपन कर लें या फिर मोजिल्ला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर इंटरनेट एज, कुछ भी आप ओपन कर लेंगे, और उसके सर्च इंजन उसमें गूगल आप सर्च करेंगे। ये गूगल आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे cbsc.nic.in। जैसे ही आप यहाँ पर इतना टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपको फर्स्ट नंबर पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, और इस वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इमीडिएटली यहाँ पर अंदर आ जाएंगे इस साइट के, और यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा एकेडमिक वेबसाइट। यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पर देखिए करिकुलम के नीचे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में ये छोटा सा देखिए एक एरो है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्लास 10th, क्लास 12th, और यहाँ से एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे ही आप इस एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपको ये एक इंटरफेस देखने को मिलता है, और यहाँ पर देखिए सीज़न पड़ा हुआ है 2022-23, 21-22 के भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लास 12th और क्लास 10th के लिए दोनों ही इन्होंने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स का ये ब्लॉक देखने को मिल रहा है, और आप इस ब्लॉक पर आएंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पर क्लिक करते ही आपके सैम्पल पेपर डाउनलोड होने लगेगा, जो कि 46 पेजेस का है, यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीजन 2022-23 कोड 041। तो इसी क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर एक पोर्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है जो कि नंबर 6 होगा, और वो होगा सेक्शन ई हैज़ 3 केस स्टडी और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो ये जो नंबर 6 है यानी सेक्शन ई, इसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। केस स्टडी 1 हमारे सामने ये रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, द सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ द 3 केस स्टडी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। देखिए सेक्शन ई, और मैंने कहा था ना 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स ईच। ये जो भी आप देख रहे हैं ये अभी हाल ही में जो एडिशनल सैम्पल पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने रिलीज़ किए हैं ये वही है। इसका जो मार्किंग है वो क्या है, 1,1,2, यानी ये आपने देखा होगा इंट्रोडक्टरी वीडियो केस स्टडी का, तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 अपने सामने ये रहा। मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन सब में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एमसीक्यू ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है एग्जाम फोबिया के नाम से, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने पूरी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की हुई किस तरह से हमें चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए सो दैट वी कैन कंप्लीट दी होल क्वेश्चन पेपर। तो इन सबको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं। शोन बिलो इन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी शिप रूट्स एंड दी फेरी रूट्स। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमको नेक्स्ट अभी देखने को मिल रही है, और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि चेन्नई हमारे पास ये रहा, विशाखापट्टनम हमारे पास ये रहा, और ये पोर्ट ब्लेयर हमारे पास ये रहा। पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ दी अंडमान एंड निकोबार, जो कि वहाँ पैराग्राफ था उसी का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ विद डायग्राम। यहाँ से इस पोर्ट ब्लेयर से इस जगह से हम लोगों के पास दो रूट हैं, हम यहाँ विशाखापट्टनम और चेन्नई दोनों जगह आ जा सकते हैं, और यहाँ से इसके लिए भी हमारे पास रूट है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा डिटेल अभी आपको देखने को मिल रहा है, इसको
अब ये आगे किस फॉर्मेट पर ला रहे हैं तो इसको हम लोग देखते हैं जरा नेक्स्ट पेज पर। तो अगला हमारे पास ये रहा। अब देखो पीछे जो 2 पेजेस हैं उनका कोई मीनिंग नहीं है। केस स्टडी बेस्ड मतलब ये है कि हाउ टू अप्लाई द मैथमेटिक्स इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, वो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दिया जा रहा है। फिलहाल अभी हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें किसी भी तरीके से इन क्वेश्चंस को टाइमली कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखो सेट एक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, और जो कि असल में 5 प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई 3 प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स ये डिफाइन किया गया है, वाई ये डिफाइन किया गया है। तो चलिए एक्स को हमने ये डिफाइन कर लिया है, वाई को ये डिफाइन कर लिया है। सेट एक्स के अंदर देखने को मिल रहा है सी वी पी बी एस डब्ल्यू बी एस एच एंड डी, ये एक ब्लॉक हमारे पास बन करके तैयार हुआ और ये ब्लॉक किसका बन करके तैयार हुआ है, ये ब्लॉक तैयार हुआ सेट एक्स का। अब हम क्या करेंगे, सेट वाई की बात कर लेते हैं। तो यहां से देखने को मिलेगा पी बी एस डब्ल्यू डी एस एच डी, ये फॉर्मेट हमारे पास आया। अब यहां से क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम एक्स गिवन बाय आर एक्स, देयर इज अ डायरेक्ट शिप और डायरेक्ट वेरी फ्रॉम x1 टू x2 y टू x। फंक्शन जो देखो, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों हो गया, क्योंकि जनरली हम लोग फॉर्मेट ये तैयार करते हैं और हम बताते हैं कि ये जो फॉर्मेट चल रहा है वो कैसा चल रहा है x टू y, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है y टू x, x1 x2, और ये कुछ आपको बताया जा रहा है कि पीवी की जो वैल्यू है वो क्या है, मेंटेन कर रहे हैं 5 टू x रिलेशन है, यहां से यहां जा रहे हैं। तो पीवी जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, v से कनेक्टेड है, पीवी इज कनेक्टेड टू v। फिर देखो एस डब्ल्यू डी इज कनेक्टेड टू पीबी। फिर देखो एस एच डी इज कनेक्टेड टू एस डब्ल्यू एंड डी, एस डब्ल्यू एंड डी, एस डब्ल्यू एंड डी कुछ मिसिंग है क्या, एस एच डी एस डब्ल्यू एंड डी है भाई। ये देखिए यहाँ पर क्या है, डी है, मैंने यहाँ पर बी लिख रखा है, यहाँ पर क्या होगा डी होगा। तो ये किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन हमारे पास। एक में पूछ रहे हैं लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर, रिलेशन आर। देखो रिलेशन फंक्शन क्या होता है, कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जो असल में 1 1 ऑन2 की कंडीशन को साइमल्टेनियसली होल्ड करता है। अब अगर हमें यहाँ पर ये बताना है कि सेट रिलेशन आर के अंदर कितने एलिमेंट्स आर और किस किस तरीके के हैं, तो हम यहाँ से देखते हैं कि कौन किससे किस तरह से कनेक्ट हो सकता है। अब इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ये जो पिक्टोरियल डायग्राम है ये यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट एक्स। रिलेशन आर जो है वो किस पर डिफाइन हो रहा है, सेट एक्स पर डिफाइन हो रहा है। और ये सेट एक्स जो है वो देखिए सेट इज द सेट ऑफ ऑल 5 प्लेसेस, और ये सेट एक्स आपको गिवन किया गया है। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ से जनरेट करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसके लिए जो डायग्राम हमें दिया गया है हम उसकी हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो डायग्राम देखो हमारे पास ये रहा। अगर हम यहाँ पर एरोस को देखते हैं तो हर एरो कुछ इस टाइप का बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ इस प्लेस से इस प्लेस में भी आ सकते हैं और इस प्लेस से इस प्लेस में भी जा सकते हैं। अब अगर यहाँ से हम रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करें तो हम इजीली मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पर देखो सिंबल बताए गए कि चेन्नई किसको डिफाइन कर रहा है, सी को, विशाखापट्टनम वी को, फिर पीबी पोर्ट ब्लेयर को, एसएचडी शहीद द्वीप को डिफाइन कर रहा है और स्वराज द्वीप को एसडब्ल्यूडी डिफाइन कर रहा है। अगर हम रिलेशन मेंटेन करें तो मुझे समझ आ रहा है कि चेन्नई से किससे, चेन्नई से हम लोग पोर्ट ब्लेयर जा सकते हैं पीबी, और पोर्ट ब्लेयर से हम लोग चेन्नई जा सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर से हम लोग चेन्नई जा सकते हैं, एक केस। दूसरा केस विशाखापट्टनम से, देखो विशाखापट्टनम से चेन्नई के लिए कोई रूट नहीं है, लेकिन विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर के लिए रूट है, तो वी टू पीबी एंड पीबी टू वी। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है, तो हमको पता चल रहा है कि जो पोर्ट ब्लेयर से हम लोग शहीद द्वीप जा सकते हैं। इसका मतलब पोर्ट ब्लेयर टू एसएचडी शहीद द्वीप, और यहां से शहीद द्वीप टू पोर्ट ब्लेयर। फिर हमको देखने को मिलता है पोर्ट ब्लेयर टू स्वराज द्वीप यानी एसडब्ल्यूडी, और स्वराज द्वीप टू एसडब्ल्यूडी टू
पोर्ट ब्लेयर। फिर एक लास्ट अपने पास बच रहा है जिससे कि शहीद से स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप हम लोग जा सकते हैं, यानी SWD2SHD और इसी का एक रिवर्स देन SHD2SWND। ये हमारे पास एक रिलेशन बन करके तैयार हो गया है और इसी रिलेशन की वो डिमांड कर रहा था। आप यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स देख सकते हैं। अगर हम पेज पलटते हैं तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर, साफ साफ बोला है देयर इज अ डायरेक्ट शिप और दी डायरेक्ट फेरी फ्रॉम x1 टू x2। और ये जो यहाँ पर इसने रिलेशन को डिफाइन किया है कि डायरेक्ट शिप या फिर फेरी जो भी हमारे पास है, तो अगर हम अपने पिक्टोरियल ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है इसमें देखो डायरेक्ट रूट आपको देखने को मिल रहा है और इसी रूट की मदद से हमने क्या करा हुआ है, इस रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल पोर्शन से अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब यहाँ से जो हमारे पास रिलेशन आया है इसी से हम लोग बता सकते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चलिए एक बार वापस से हम लोग पीछे चलते हैं। बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो जो एलिमेंट्स जैसे C टू PB तो PB टू C, यहाँ पर देखो V टू PB तो PB टू V। तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर X R Y होल्ड हो रहा है तो फिर Y R X भी होल्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ये कैसा है, सिमेट्रिक भी। अब देखो हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने थे, 2 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट ले चुके हैं। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के केस में वापस हमें पीछे चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये पूछ रहा है ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल अडॉप्ट करते हैं। देखो मैंने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। वेरीफाई हम लोग कहाँ करके दिखाते हैं, जो बात यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, और जो किसी भी एक पॉइंट पर फेल है तो आप काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, काउंटर एग्जाम्पल। अब अगर हम एक यहाँ से केस उठाते हैं कि C2PB, क्या कहा, C2PB, तो एक एलिमेंट ये रहा और PB2SHD, क्या कहा, PB2SHD, तो PB2SHD आपके पास ये रहा। अब अगर इन दो एलिमेंट्स को हम लें तो CRPB एंड PBRSHD, तो ये इंप्लाइज करके देगा CRSHD, क्या कहा, CRSHD। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है। C से PB पर हमारे पास एक शिप है, आप देख पा रहे हैं, और PB से शहीद द्वीप पर हमारे पास एक फेरी है। लेकिन क्या हमारे पास चेन्नई से डायरेक्टली कोई रूट है जिससे कि हम सीधे शहीद द्वीप तक कनेक्ट हो पाएं। तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास कोई रूट नहीं है जिससे कि हम कनेक्ट हो पाएं, किससे, चेन्नई टू शहीद द्वीप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा। वापस से बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, यानी 4 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं चेक वेदर द फंक्शन f इज 1 एंड ऑन टू गिव वैलिड रीजन। यहाँ से देखो साफ साफ ये रिलेशन आपको बता रहा है, ये पहले एक्चुअली बना लिया था। y टू x जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y टू x, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y टू x। बिल्कुल ये रिलेशन जो आप देख रहे हैं, ये रिलेशन कैसा होगा, 1 ऑन टू होगा, सॉरी 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। ये रिलेशन कैसा होगा, 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। अभी मैं देखो आपको बना करके दिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा जो फंक्शन डिफाइन किया, जो रिलेशन डिफाइन फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है उसको हम लोग लिख रहे हैं SWD एंड SHD। ये एक पोर्शन जो कि सेट y है हमारे पास, और एक दूसरा हमको देखने को मिलेगा सेट x CVPB SW कैपिटल D एंड SHD। तो ये हमारे पास एक दूसरा ब्लॉक अपने पास जनरेट हो जाता है। इसको हमने कनेक्ट किया, और अभी हमें क्या है कि यहाँ से बोला है PB किससे कनेक्ट है, V से कनेक्ट है, कनेक्ट हो गया। फिर बोल रहा है SHD किससे कनेक्ट है, PB से कनेक्ट है, कनेक्ट हो गया। फिर तीसरा बोल रहा है SHD किससे कनेक्ट है, SWD से। अब अगर हम देख रहे हैं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेज हमारे पास मौजूद है, और यही तो कंडीशन होती है 1 की, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ सेट A देयर एग्जिस्ट 1 एंड ओनली 1 वैल्यू इन अ सेट B। इट मीन्स ये रिलेशन कैसा, ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन 1 होगा, यानी ये रिलेशन फंक्शन में तब्दील हो जाएगा, और ये फंक्शन कैसा होगा, 1 फंक्शन होगा। ये सेट y और ये सेट x है। अब पूछ रहे क्या ये ऑन टू है, तो आप जानते हैं ऑन टू के लिए रेंज इजकस टू कोडोमेन। ऑन टू के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, रेंज इजकस टू कोडोमेन।
अब हम देख रहे हैं कि जो को डोमेन है उसके अंदर तो 5 एलिमेंट्स है, लेकिन जो रेंज जा रही है वो तो केवल 3 ही जा रही है ना। तो रेंज अगर सबसेट हो जाता है, क्या कहा, रेंज अगर सबसेट हो जाए किसका, को डोमेन का, इफ रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन, तो फिर याद रखेंगे कि वो जो ऑन टू वो मैपिंग ऑन टू नहीं होगी, वो बल्कि वो मैपिंग कैसी होगी, इन टू होगी। तो मतलब ये 1 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि विदाउट एनी पेन वी हैव अटेम्प्ट दी 3 क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट ले चुके हैं और 4 मार्क्स हमारे यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ब्लैंक पेज है, इंटेंशनली ब्लैक थोड़ा था, मुझे लगा कि शायद नीड पड़ेगी नेक्स्ट पेज की, लेकिन उतने में ही हो गया है, तो इस वजह से इसकी ज़रूरत नहीं है। केस स्टडी 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और केस स्टडी 2 हमारे सामने ये रहा। ये पूरा डेटा आप रीड कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। अभी हम लोग क्या है कि ग्राफ इसका देखेंगे और ग्राफ देखने के साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ रहा और ग्राफ के साथ में ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ विच द अमाउंट ऑफ ड्रग इज चेंजिंग इन द ब्लड स्ट्रीम्स एट 5 आवर आफ्टर। ठीक है, तो हम लोगों को ये क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है और सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन की है। देखो ये रेट ऑफ चेंज से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज से अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी टी या डी वाई अपॉन सी है, तो सी डी सी अपॉन डी टी हम जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे, डी सी अपॉन डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी सी अपॉन डी टी जनरेट करेंगे तो -3t², क्या कहा, -3t² प्लस 4.5 टू जा 9t प्लस 54। ये हमारे पास इतना पोर्शन जनरेट होता है और हमसे ये जो वैल्यू पूछ रहे -3t² प्लस 9t प्लस 54। तो इसको हम लोग ज़रा वहाँ पर लिख लेते हैं तो थोड़ा सा सॉल्व करने में रहेगी आसानी। हाँ, तो ये हमारे पास आ गए हैं और किस टाइम पीरियड पर पूछ रहा है, एट 5 आवर। ठीक है, तो C' जो हमने जनरेट किया था वो क्या जनरेट हुआ था हमारे पास, वो जनरेट हुआ था -3t²। क्या जनरेट हुआ था, -3t² प्लस 9t प्लस 54। अब हमने क्या जनरेट किया, C' t की वैल्यू 5 पुट की, तो -3, यहाँ से हमें देखने को मिलता है 5² 9, यहाँ से हमें देखने को मिलता है 5 और यहाँ से हमें देखने को मिलता है 54। यहाँ से 5 5 जा 25, देन वी गेट दी -75 प्लस 45 प्लस 54। 45 और प्लस 54 मिला करके मुझे लगता है हो रहा है 99, देन -75 प्लस 99 और फाइनली वी गेट दी 4 and 2 24 मिलीग्राम पर, ये देखो ब्लड स्ट्रीम मिलीग्राम पर आवर। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। जब भी रेट की बात आए तो सीधे सिंपली आपको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ऑलरेडी फंक्शन टी के रिस्पेक्ट मतलब वेरिएबल टी के फॉर्म पर था तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की चर्चा की जा रही है, आसानी से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए C' को हमें क्या करना होता है, 0 करना होता है। तो जरा नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। तो C' की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -3t² प्लस 9t प्लस 54। अभी हम लोगों ने पीछे अटैम्प्ट लिया है। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हम कुछ कॉमन कर पा रहे हैं और वो कॉमन कर पा रहे हैं -3, देन t² -3t प्लस माइनस आएगा 3 1 जा 3 18। यहाँ से हम क्या करेंगे, C' इसके कर लेते हैं फैक्टर, तो -3 और 6 3 जा 18। क्या कहा, 6 3 जा 18। तो यहाँ से हम लोग अगर इसके फैक्टर करते हैं तो -6t प्लस 3t -18, यहाँ से -3, यहाँ से t कॉमन किया, देन t -6 प्लस का 3 कॉमन कर लिया, अगेन वी गेट दी t -6। यहाँ से हमने -3 कॉमन किया और यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है t प्लस 3, यहाँ से देखने को मिल रहा है t -6। अब हमें क्या करना होता है, ये C' आया है, हमें इंक्रीजिंग फंक्शन पता करना है। कौन सा फंक्शन पता करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन पता करना है। यहाँ पर देख भी लेते हैं, साफ साफ बोला है शो दैट द फंक्शन ct इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3, 4। तो अब हमने क्या किया, 3, 4 के लिए डिस्कस कर रहा है। साफ साफ पता चल रहा है इफ t बिलोंग्स टू 3, 4,
3 से 4 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, मान लेते हैं 3.5 ले लिया, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्योंकि हमें तो केवल साइन से मतलब होता है। अगर आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से केस स्टडी और एमसीक्यू दोनों देख लेंगे। इफ़ टी बिलोंग्स टू 3,4 देन सी डैश टी जो होने वाला है, यहाँ से एक मिलेगा नेगेटिव साइन और एक नेगेटिव साइन मिलकर के बना देता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने नंबर 2 को भी सिंप्लीफाई कर लिया और नंबर 2 हमारे पास ये रहा, यानी शो दैट द फंक्शन सी टी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं और इस बार हमारे पास इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको देखो, मैक्सिमम मिनिमा की बात पूछ रहा है, सी मैक्सिमम अटेंड्स। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा की बात पूछ रहा है। द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एट विच द एक्शन ऑफ द ड्रग इज मैक्सिमम इज डिनोटेड बाई सी मैक्सिमम। हाउ लॉन्ग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग इज सी मैक्सिमम अटेंड। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना होता है। किसको जीरो करना होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो हमने क्या किया, लिखा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। और अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सी डैश टी को जीरो कर देंगे। जैसे ही सी डैश टी को हमने जीरो किया तो ये इसको हमने इक्वेशन स्टार ले लिया। ठीक है, अब हमने जैसे ही इसे जीरो किया तो हमें देखने को मिलेगा -3 t + 3 एंड t - 6 इक्वल्स टू 0। ये 0 में चला जाएगा। t की हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, -3,6। अब c कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप जानते हैं कि इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब दो बार डिफ्रेंशिएट करा तो c डबल डैश t की वैल्यू -6t + 9, यानी यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? कुछ नहीं देखने को मिलता है। आप चाहें तो केवल 3 कॉमन कर सकते हैं। देन -3t -2t, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम वैल्यू चेक करेंगे -3 पर। जैसे ही हमने t की वैल्यू -3 पुट किया, देन 3, ये +6, ये +3 और हमें मिल रहा है कैसा साइन? पॉजिटिव साइन। इसका मतलब c कैसा हो जाएगा? c हो जाएगा मिनिमम। और जबकि हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए मैक्सिमम। आप चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं, साफ साफ मेंशन किया गया है कि सी कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी? डेफिनेटली नंबर 6 पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? नंबर 6 पर। और जैसे ही हमने यहाँ पर पुट किया, देन 3 6 2 जा -12 + 3, तो यहाँ से मिल जाता है -9। -9 मतलब -27। -27 कैसा हो जाता है? लेस देन 0 हो जाता है। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू लेस देन 0 है, यानी अगर सेकेंड डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 है, तो फिर वो कैसा होगा? वो मैक्सिमम होगा। c डबल डैश इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट सी टी इज मैक्सिमम। और ये कब मैक्सिमम होगा? एट x = 6। x = 6, यही तो है। t टाइम ही तो, सॉरी, t के लिए चल रहा है, x के लिए नहीं चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? t के लिए चल रहा है। तो ये कब मैक्सिमम होगा? जब t कब होगा? 6 होगा। जब क्या होगा? t 6 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 6 आवर आफ्टर द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड सी मैक्सिमम इज अटेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया है। अब इसी का हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि पार्ट 3 में क्या चीज़ पूछी जा रही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एट द टाइम व्हेन द इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज मैक्सिमम, शो योर वर्क। अच्छा, तो अब हमसे वो क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू को भी डिस्कस करवा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी ये क्वेश्चन पूरी तरीके से मैक्सिमम मिनिमा का था। अगर हमसे वो मैक्सिमम वैल्यू भी जनरेट करवा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग t = 6, ये t = 6 उठाएंगे, उठा करके कहाँ रख देंगे? इन गिवन इक्वेशन। और जो t = 6 हम गिवन इक्वेशन देखो देख रहे हैं और वहीं पर रख रहे हैं। ठीक है, तो t = 6 इसी इक्वेशन के अंदर रखो, इसके अंदर। और t देखो 0 से 10 के बीच में जा भी रहा है। तो c यहाँ पर 6, यहाँ से हमें देखने को मिलेगा -6³ + 4.5 × 6² + 54 × 6।
इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा C6 इक्वल्स टू 270। क्या कहा? C6 इक्वल्स टू 270। और इस तरह से हम लोगों ने इस केस स्टडी को भी क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, केस स्टडी 3। केस स्टडी 3 को अगर हम देख रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड केस स्टडी, और प्रोबेबिलिटी बेस्ड केस स्टडी के केस में आप याद रखेंगे मेरे हिसाब से एक आपको केस स्टडी प्रोबेबिलिटी बेस्ड मिलना चाहिए, तो अच्छे से तैयार करके जाना। इस डायग्राम को आप जानते हैं ट्री डायग्राम बोलते हैं। मैंने जो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है वो इसी बेसिस पे पढ़ाया हुआ है और आपको इजीली समझ आई होगी। इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन कहीं पर भी शायद एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, शायद 1 या 2 क्वेश्चन दिया भी होगा, एक क्वेश्चन शायद गिवन है, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट करा था क्योंकि वो इस मेथड से ट्री डायग्राम की कंडीशन को होल्ड नहीं करता था। फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं, और क्योंकि ट्री डायग्राम पूरा बना बनाए दे दिया गया तो अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 60% ऑफ द स्टाफ प्रेफर द कॉफ़ी। अच्छा, तो डायग्राम को मेंटेन कर लेते हैं। ये स्टाफ आया, ये एक्चुअली जो पीछे इन्होंने डायग्राम बना करके दिया है इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, 90 डिग्री इसको रोटेट करा देते हैं। 90 डिग्री रोटेट करा देते हैं का मतलब ये डायग्राम अब कुछ हम इस पैटर्न पर लेंगे। तो ये हमारा टोटल स्टाफ हो जाएगा, ये हमारे पास कॉफ़ी हो जाएगी, ये हमारे पास टी हो जाएगा। फिर कॉफ़ी और टी जो है वो 2 ब्रांचेस, विद शुगर, विदाउट शुगर, और यहाँ से विद शुगर एंड विदाउट शुगर। ठीक है, तो ये डायग्राम हम लोग यूज़ करेंगे और डेटा अपने पास गिवन है तो वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है टोटल स्टाफ, टोटल स्टाफ, ये आ जाता है कॉफ़ी, ये आ जाता है टी। फिर यहाँ से 2 ब्रांचेस हमारे पास जनरेट हो जाती हैं। एक ब्रांच में आ रहा है विद शुगर, एक में आ रहा है विदाउट शुगर, एक में फिर आ रहा है विद शुगर, और एक में फिर आ रहा है विदाउट शुगर। ठीक है, तो ये ब्रांच हमारे पास बन करके तैयार है। 60% ऑफ द स्टाफ प्रिफर कॉफ़ी। अगर 60% हटाते हैं तो परसेंटेज हटाने पर अपॉन में 100 आ जाता है। अगर 60% लोग कॉफ़ी प्रीफर कर रहे हैं तो 40% लोग क्या प्रीफर करेंगे? टी प्रीफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था टोटल सम कितना होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। 90% ऑफ दोज हु प्रीफर कॉफ़ी प्रीफर इट विद शुगर। अच्छा, अगर 90% जो लोग हैं अगर वो कॉफ़ी को प्रीफर कर रहे हैं तो वो विद शुगर प्रीफर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आ जाएगा 90/100। तो जो विदाउट शुगर है वो क्या आ रहा है? 10/100। जबकि फिर देखो 20% ऑफ दोज हु प्रीफर टी प्रीफर इट विदाउट शुगर। अच्छा, विदाउट शुगर का मतलब 20/100, तो विद शुगर कितने लोग? 80/100। बात समझे या नहीं समझे? अब देखिए ट्री डायग्राम बन करके तैयार हो गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जो लास्ट वाली ब्रांच होगी वो दोनों की सेम होगी, हालांकि इन्होंने ये विद और विदाउट जो दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द स्टाफ प्रीफर्स अ बेवरेज विद शुगर? शो योर स्टेप्स। शो योर स्टेप्स का मतलब है अंधी नहीं मारना है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस सोल्यूशन ऑल्सो। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है कि वो किसकी बात कर रहा है? विद शुगर। और विद शुगर का मतलब ये हुआ कि हमसे ये ऊपर वाली ब्रांच डिस्कस कर रहा है। डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये टोटल स्टाफ, ये हमारे पास कॉफ़ी आ जाता है, ये हमारे पास टी आ जाता है, ये हमारे पास टी आ जाता है, ये हमारे पास विद शुगर। ठीक है, अब ये अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसी तरह से मैंने तैयार करवाया था। ये आ जाता है 60/100, ये आ जाता है 40/100, ये आ जाता है वापस से 90/100, और ये आ जाता है 80/100। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद शुगर। ब्रांच कहां पर रुक रही है? लास्ट में जाकर के रुक रही है। जब ब्रांच लास्ट में रुकती है तो ये कौन सा केस होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी। कौन सा केस होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी। और जबकि केस टोटल प्रोबेबिलिटी का होता है तो हमें क्या करना होता है? इन सारी ब्रांचेस का मल्टीप्लाई 60/100 इंटू 90/100 प्लस फिर क्या 40/100 इंटू 80/100। इन सबको भैया करा लेना है मल्टीप्लाई। तो मुझे लगता है ये 2 zeros डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब जो हमारे पास बच रहा है वो 54/100 प्लस 32/100। अब हमें क्या करना है? अब हमें दोनों को ऐड कर देना है। देन 6 8/100
देन वी गेट दी 0.86। क्या कहा 0.86, क्या कहा 0.86। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी जनरेट हो चुकी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फ्रॉम द स्टाफ सेलेक्टेड एट रैंडम प्रीफर्स कॉफी गिवन दैट इट इज विदाउट शुगर। अब देखो विदाउट शुगर का केस है, विदाउट शुगर का मतलब समझ रहे हैं कि ये डब्ल्यू वाली ब्रांच करेक्ट करवा रहे हो। चलो जरा नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं। ये हमारे पास कॉफी की ब्रांच आई, ये हमारे पास टी की ब्रांच आई। ये ट्री डायग्राम मेंटेन करना मैंने आपको सिखाया था, ये और फिर ये। इस बार विदाउट शुगर को डिस्कस कर रहा है तो ब्रांच डब्ल्यू पर जाकर के रुकेगी। ये टोटल स्टाफ है, ये 60% है, तो ये बच जाता है 40%। और यहाँ से एक बार देख लेते हैं क्योंकि मुझे वैल्यूज़ याद नहीं है। एक 10 है और दूसरा है 20, एक 10 है और दूसरा है 20, एक 10 है और दूसरा है 20, देन वी गेट दी 20। वैसे जब मैंने आपको पीछे पढ़ा तो मैंने कहा था कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है असल में वही अपॉन में आती है, लेकिन याद रखना कि ये डायग्राम दूसरा है और जो अभी पीछे मेंटेन किया हुआ है आगे, ये डायग्राम दूसरा है, इसलिए हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अब इसमें देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। बोला है गिवन दैट इट इज विदाउट शुगर। अच्छा, विदाउट शुगर का मतलब समझ रहे हैं, विदाउट शुगर मतलब डब्ल्यू वाली ब्रांच। बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फ्रॉम द स्टाफ सेलेक्टेड एट रैंडम प्रीफर कॉफी, यानी विदाउट शुगर के बाद उसके कॉफी पीने की प्रोबेबिलिटी। देखो पीछे जा रहे हैं, इसको अगर हम यहां से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। यानी विदाउट शुगर के बाद कॉफी पीने की प्रोबेबिलिटी, और जब हम लोग पीछे जाते हैं तो इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। और रिवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब किससे होता है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेस से। इसका मतलब एक जो इसका पार्ट था वो कौन सा था, वो क्वेश्चन था टोटल प्रोबेबिलिटी का, और एक जो है वो किसका है, बेस का है। किसका है, बेस का है। तो बेस में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो जो ब्रांच पीछे जा रही है वो ब्रांच कहाँ आ जाती है, न्यूमरेटर पर आ जाती है, यानी 10/100 होल अपॉन। जो न्यूमरेटर है वही असल में डिनोमिनेटर में आएगा, और उसके बाद 10 है। जितनी ब्रांचेस आ रही हैं वो सारी ब्रांचेस एडिशन साइन के साथ में कनेक्ट करा दी जाती हैं। देन 40/100 इंटू 20/100। बेस का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप इस ट्री डायग्राम की मदद से करेंगे, और इससे आसान हो भी नहीं सकता है। ये 2 0 ये पूरे कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, और ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं देन 6/100 होल अपॉन, यहाँ से देखो 6/100 प्लस 8/100। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 6/100 होल अपॉन 14/100। 100 से 100 हो जाता है कैंसिल, देन वी गेट दी 6/14। और मुझे लगता है कि शायद ये नंबर डिविजिबल है। डिविजिबल किससे है, डिविजिबल है 2 से। देन वी गेट दी 2 3 एंड 2 7 एंड फाइनली वी गेट दी 3/7। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के 3 केस स्टडी जो कि असल में एडिशनल प्रॉब्लम बेस्ड थे, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीबीएसई ने लॉन्च किया वो उसी पर बेस्ड थे, अटैम्प्ट ले लिया है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आई हैं। फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।